गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज 10 मिनट क्लास लेट हो गई। थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा था, वाईफाई थोड़ा स्लो था। ठीक। कल हमने सीआरपीसी स्टार्ट की थी। बेसिक चीजें स्टार्ट हो गई थी सीआरपीसी में। ठीक, आपको एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू दे ही दिया था कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ने हैं। ठीक। अब 484 सेक्शन है, पॉसिबल तो है नहीं सारे के सारे याद होंगे आपको। स्पेशली अभी मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, और ना मेंस में 484 आते हैं। आएंगे इसमें से वही 100 से 150। वो ही पढ़ने में ना, ट्रस्ट में, हालत खराब हो जाती है। लेकिन डेली पढ़ते रहोगे, डेली रिवीजन करते रहोगे, आपकी टिप्स में होगे। आंखें बंद करके कोई आपसे पूछ लेगा, आपको टिप्स में पूरा कंसेप्ट भी होगा, एज वेल एज केस लॉस भी होंगे। और केस लॉस अगर याद नहीं भी होते तो उसके अंदर का जो क्रक्स है, क्रक्स का मतलब समझो कंसेप्ट है कि इस केस ने क्या बोला, वो आपको अच्छे से पता हो। लेकिन उसके लिए डेली चाहिए पढ़ाई। तो इस समय देखो, अब आपके एग्जाम्स भी लगे हुए हैं। ठीक है। मैं अभी बोलूँ तो ये साल तो एग्जाम्स का ही है पूरा। आप अगर देखोगे, यूपी अभी हो गया, उत्तराखंड आ गया है, बिहार आ चुका है जुडिशरी, आपका हरियाणा एडीए है। हरियाणा एडीए बता देता हूँ फिर से, सिर्फ इसमें प्रीलिम्स है 100 नंबर का, और उसके बाद इंटरव्यू। जैसे उत्तराखंड में एपीओ बोलते हैं, वैसे ही हरियाणा में एडीए बोलते हैं। और विश्वास मानना, अगर मैं एपीओ या एडीए की लाइन में बात करूं तो ये सबसे बेस्ट जॉब है। बेस्ट इसलिए क्योंकि हरियाणा में फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। मतलब मैं ज्यादा नहीं कंपैरिजन करूंगा, हरियाणा एडीए की जो जॉब होगी वो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी में जजेस वाली लाइफ स्टाइल से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हरियाणा है वो। ठीक। अब आप आगे चलोगे, अभी कुछ दिन में आपका एमपी जुडिशरी भी आ जाएगी नोटिफिकेशन। ठीक। आपका राजस्थान जुडिशरी भी आ जाएगा, राजस्थान का एपीओ भी आएगा, झारखंड भी आएगा इस साल। ठीक। तो लाइन से पेपर लगे हुए हैं आपकी, ये ईयर चल रहा है। ठीक, आपका मार्च स्टार्ट हो गया, सपोज करो, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गई, आगे जितने भी महीने हैं ना, सब एग्जाम्स के मंथ है। और डेली पढ़ाई करोगे, इतने सारे पेपर है। चलो यूपी खत्म हो गया, मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, आठवां हरियाणा भी एग्जाम है। लेकिन आप लोग हिंदी मीडियम के हो तो हरियाणा जुडिशरी नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो फुल ऑन इंग्लिश में होता है, और इंग्लिश भी बहुत हाई फाई होती है। तो बहुत फर्क पड़ेगा। देने वाला बच्चा देता है, लेकिन टफ पड़ेगा। तो एटलीस्ट आपके सामने अभी 7 एग्जाम तो मैं ही बता दे रहा हूँ, कोई आठवां आ जाए तो अलग बात है। तो 7 एग्जाम्स तो आपके साथ है। मतलब मान के चलो 2 महीने खत्म हुए, 10 महीने बचे हैं, 10 महीने में 7 एग्जाम्स हैं आपके। तो इसलिए पढ़ाई करते रहो डेली बेसिस में। डेली बेसिस में जो समझा रहा हूँ समझो और पढ़ाई करो। एक दिन में नहीं हो पाएगा। प्री निकाल लोगे पर मेंस तो नहीं निकलेगा ना, उसका प्री निकालने का फायदा क्या। चलिए, सीआरपीसी में आते हैं वापस। ठीक। आपका सीआरपीसी का मैंने आपको सेक्शंस बता दिए थे, ग्रुप ए में क्या इंपॉर्टेंट है, ग्रुप बी में। उम्मीद करता हूँ कल जितने मैंने सेक्शंस आपको लिखवाए होंगे वो आपको याद हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो आज कर लो, थोड़ी सी शर्म करो और कर लो। क्योंकि उत्तराखंड और यूपी वगैरह, ये बिहार वगैरह जो स्टेट है ना, ये 50% इनका पेपर तो सेक्शन बेस्ड होता है। अगर आप यूपी का पेपर देखोगे, मेरे ख्याल से 60-70% पेपर में सेक्शन ही सेक्शन पूछे हुए थे। ठीक। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस पढ़ रहे हैं हम। अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक। जो हमने अब टॉपिक स्टार्ट करना है वो सिंपल सी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसको सीआरपीसी के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन आया क्यों, क्या अप्रोच थी। ठीक।
अब सीआरपीसी की मैं बात करूं तो सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ, देखो सीआरपीसी का मतलब हुआ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ कोई भी हो, चाहे आईपीसी है, चाहे पोस्को एक्ट है, चाहे कोई भी एक्ट है, उसका जो एक वर्ड में अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछ ले कि इसका कंसेप्ट क्या है, तो इसका कंसेप्ट सिर्फ एक है, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट किस किस के बीच में? देखो, एक तरफ एक्यूज्ड होगा, अभियुक्त आपका, एक तरफ विक्टिम होगा। विक्टिम को हम सोसाइटी बोलते हैं, ये चीज मैं आपको कल बता चुका हूं। ये क्रिमिनल का है, लेकिन आप सिविल में जाओगे ना, सिविल में क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है, किसके बीच में? पर्सन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच में होता है, लेकिन यहां पे समाज जुड़ा हुआ है। ये जो सोसाइटी हो गई, समाज ही तो हो गया। तो अगर ये सीआरपीसी का, ये सिविल लॉ का, सीपीसी का, अगर मैं, ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन आ गया? यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति है, पर यहाँ पे तो पूरा समाज है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस तो ऑलरेडी अपने आप क्रिमिनल लॉ हो गई। इसलिए यहीं से मैं आपको एक चीज समझता हूं कि कभी भी हम, जब समाज इन्वॉल्व हो जाता है, वो चीज ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्राइम किसके अगेंस्ट होता है? हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट, समाज के अगेंस्ट होता है अपराध। और ये जो, मतलब जो न्यू एडमिशन वाले बच्चे होंगे, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, नो डाउट अभी लिखवा दूंगा थोड़ी देर में सब कुछ, लेकिन ये सारी चीजें लिखते चलो। ये जो मैं बना रहा हूँ, जब मैं बना रहा हूँ तो देखो, आपको तो खुद बना लेना चाहिए। अब तक कॉलेज लाइफ में आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, वो आप जानते हो। ठीक, अब तक की लाइफ जो थी वो छोड़ दो, लेकिन मैं अब बोल रहा हूँ, थोड़ा हाथ को पेन दे दो। हाथ को पेन दोगे, कलम चलेगी, राइटिंग भी अच्छी होगी, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी बनी हुई होंगी। क्या पता, मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ, क्या पता, यू नेवर नो, मेंस के एग्जाम में हो, अगर आपने नोटबुक में लिखी होगी उसे 10 बार रिवाइज कर लोगे, नहीं लिखी होगी, माइंड में कुछ भी याद कर लो, एक दिन तो भूल ही जाओगे। एक दिन क्या भूल जाओगे, साइंटिस्ट तो यही लोग बोलते हैं कि 24 घंटे में 90% चीजें गायब हो जाती हैं माइंड से। ठीक, तो बार बार रिवाइज करोगे तभी याद होता है, सिंपल सा फंडा है। ठीक, तो सिंपल सी बात, लिखते चलो, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्यों? बेनिफिट देगी, 100% देगी। आज नहीं देगी, 3 साल बाद भी नोटबुक उठा के देखोगे, आपको इवन जज भी बन जाओगे तो नोटबुक में चीजें मिल जाएंगी। जब लिखी नहीं होंगी, फिर मोटी मोटी बुक्स उठाओगे, उन्हें पढ़ोगे। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, उनको 100% लिखने की कोशिश करो। जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है, जो नए एडमिशन वाले हैं, मैं सिर्फ उनसे बोलना चाह रहा हूँ ये बात। पुराने वाले लिखते ही होंगे। ठीक, अब क्या है, कोई भी क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है, किसने किया? एक्यूज ने। हुआ किसके अगेंस्ट? विक्टिम। विक्टिम को सोसाइटी बोल रहे हैं। ठीक, बात यह है कि कोई भी चीज अगर अब होती है, कोई भी प्रावधान क्रिमिनल लॉ का अप्लाई किया जाता है, तो उसमें इन दोनों के बीच में, तराजू में एक साइड एक्यूज्ड है, एक साइड समाज है, दोनों को तोला जाएगा, और जिसकी तरफ वजन भारी होगा उसकी तरफ फैसला दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता हर तरफ समाज का सोचा जाएगा। क्यों? एक्यूज के भी तो अपने इंडिविजुअल राइट है। सबसे बड़ा राइट तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आर्टिकल 21। सबसे बड़ा तो एक्यूज के पास हथियार है, आर्टिकल 21। और समाज के अगेंस्ट अपराध हुआ है तो सजा भी देनी है एक्यूज को। फॉर एग्जाम्पल, बेल देखो, बेल का मैटर हुआ, किसी बंदे ने ऑफेंस किया, मिस्टर ए है, उसने कोई ऑफेंस किया, उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। एक ये प्रावधान बना हुआ है, 24 घंटे में क्यों ले जाते हैं? रीजनेबल टाइम है 24 घंटे, मैक्सिमम टाइम नहीं है, रीजनेबल टाइम में ले जाते हैं। और रीजनेबल टाइम को हम 24 घंटे पढ़ते हैं। अभी जब इस टॉपिक में आएंगे सेक्शन 57 और 167 में, तब ये 24 घंटे का कंसेप्ट समझाऊंगा, अभी बस 24 घंटे समझो। ठीक, एक कंसेप्ट बना हुआ है कि ये जो मिस्टर एक्यूज्ड है, इसको प्रस्तुत किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में।
ठीक। अब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया 24 घंटे में। अब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? या तो सिंपल सी बात, पुलिस कस्टडी दे देगा, ठीक, या जुडिशियल कस्टडी दे देगा। पुलिस कस्टडी थाने में बंद रहेगा, पिटेगा। जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल में जाएगा, तो कम पिटेगा, पिटना नहीं होता, या फिर बेल दे देगा, घर बैठे आराम करें। अगर यह मिस्टर एक गरीब इंसान है, इसके पास कोई वकील भी नहीं है, तो लॉ इसको एडवोकेट या लॉयर भी दिलवाएगा फ्री का। क्रिमिनल में तो होते ही होता है, ठीक। फ्री लीगल एडवाइस भी मिलेगी। पुलिस कस्टडी क्यों दी जा रही है? जुडिशियल कस्टडी क्यों दी जा रही है? बेल क्यों दी जा रही है? कब क्या दी जाएगी? क्या मजिस्ट्रेट का मन होगा, अरे इसकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लग रही, चल इसे जेल भेजो, इसकी अच्छी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, चल इसे थाने भेजो? ऐसे नहीं होगा ना। हमने यहाँ पे डिस्क्रिशन, विवेक शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन विवेक ऐसा थोड़ी ना कि मन मर्जी का हो जाएगा। यहां पे क्या करेगा मजिस्ट्रेट? बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। किसके बीच में कर रहा है? एक्यूज के बीच में और विक्टिम या सोसाइटी के बीच में। विक्टिम वर्ड हम यूज नहीं करते, क्योंकि विक्टिम ही समाज है। क्राइम हमेशा समाज के अगेंस्ट होता है। प्री का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक। अब यहां पे अगर मजिस्ट्रेट को लगता है अपराध बहुत बड़ा है, ठीक, तो बेल नहीं दी जाती। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है अपराध छोटा है, दारू पी के हाथापाई लड़ रहे थे 510 आईपीसी, ठीक, तो उसे जेल भेज के क्या फायदा? उसे चलो बेल दे के खत्म करो। या कोई छोटी मोटी चोरी वोरी कर लिया तो चलो बेल दे के खत्म करो, जेल में भेजने की जरूरत नहीं है। अब जेल में भेजने की जरूरत क्यों नहीं है? बिना फालतू में आप किसी इंसान को जेल तो भेजोगे नहीं, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा उसका, ठीक। और जब बेल नहीं देनी, तो अब कस्टडी में भेजना पड़ेगा। कस्टडी दो टाइप की होती है, एक पुलिस कस्टडी, एक जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब जेल में रहेगा, वो पुलिस कस्टडी का मतलब थाने में रहेगा, ठीक। कितने दिन क्या देनी है वो सेक्शन 167 में आएंगे, तब हम डिटेल में जाएंगे, अभी मैं नहीं जा रहा। अभी जो आपको ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ वो समझो बस, ठीक। क्योंकि कोई बच्चा हो सकता है जिसको कंसेप्ट पता हो, कोई बच्चा नहीं पता, वो अभी परेशान हो जाएगा बेचारा, ठीक। पुलिस कस्टडी सिंपल सी चीज, पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, सबूत मिल सकते हैं एक्स्ट्रा, एक्यूज चीजें छुपा रहा है, तो उसे पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। सबसे बड़ी चीज, इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस मिल सकते हैं। अगर इस टाइप का मैटर है तो मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी भेजता है, नहीं तो जुडिशियल कस्टडी भेजता है। जुडिशियल कस्टडी में भी इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन पुलिस कस्टडी में एक स्ट्रांगली सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होती है। तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है हमें एक्यूज की फेवर करना चाहिए, फेवर इन द सेंस कि इसने छोटा अपराध किया है, तो उसे बेल दे दी जाएगी। अगर लगता है कि नहीं इसने कोई छोटा अपराध नहीं किया है, बड़ा अपराध किया है, तो उसे कस्टडी दी जाएगी। कस्टडी या तो पुलिस कस्टडी दे देंगे या जुडिशियल कस्टडी दे देंगे। तो यहां पे ये जितनी चीजें भी मजिस्ट्रेट ने की, ये बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट किया, न्यायिक विवेक इस्तेमाल किया। इसको हम वर्ड यूज करते हैं, इंग्लिश में बोलो तो जुडिशियल प्रूडेंस और हिंदी में बोलो न्यायिक विवेक, ठीक। तो यहां पे ये बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यहां पे कभी कभी उठ जाएगा या आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा, हम यहां पे दो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, एक सोसाइटी का, एक इंडिविजुअल, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या सोसाइटी इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंडिविजुअल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आंसर इज दोनों इक्वल ही है, दोनों सेम इंपॉर्टेंस में है। जब मजिस्ट्रेट बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करेगा तो वो देखेगा कि सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेगा, लेकिन किसी एक का तराजू ऊपर नीचे होगा, इक्वल नहीं होंगे। तराजू या तो सोसाइटी का नीचे आ रहा होगा या इंडिविजुअल का, और उसके फेवर में डिसीजन दे दिया जाएगा।
अगर इंडिविजुअल का एक्यूज का आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा होगा तो इस वायलेशन को हमें बचाना है। लेकिन अगर सोसाइटी की चीजें लग रही होंगी कि सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ ज्यादा ही चीजें गलत हुई हैं, तो एक्यूज को जेल में भेजना पड़ेगा, एक्यूज के अगेंस्ट पनिशमेंट भी पास करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा, अगर आपसे कभी पूछे सीआरपीसी का पर्पस क्या है, कंसेप्ट क्या है, तो एक लाइन में बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, किसके बीच में, समाज और एक्यूज अभियुक्त के बीच में। अब मैं बात करूं कि सीआरपीसी कौन सी थ्योरी पे अप्लाई करती है। देखो, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की थ्योरीज होती है, बहुत टाइप की थ्योरीज होती है पनिशमेंट की। आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ोगे या आईपीसी कभी देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, 5 टाइप की होती है बेसिकली। ठीक, तो सीआरपीसी किस में काम करता है, तो सीआरपीसी रिफॉर्मेटिव थ्योरी में काम करता है। रिफॉर्मेटिव मतलब सिंपल सा मतलब हो जाता है कि सुधारने के लिए, सजा देने के लिए नहीं होता, सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक, और अगर बात की जाए कि इसका सीआरपीसी का पर्पस क्या है, सीआरपीसी का पर्पस क्या है लाने का, तो सबसे पहली चीज, हमने एक क्रिमिनल लॉ में यूनिफॉर्म प्रोसीजर सेट कर दिया। ऐसा नहीं है कि अगर मर्डर होगा तो उसका प्रोसीजर अलग होगा। ठीक, वो क्या कहते हैं आपका, चोरी हुई है उसका प्रोसीजर अलग होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। वैसी सीआरपीसी की फुल फॉर्म में ही प्रोसीजर है, तो एक जो प्रोसीजर है हमने उसको सब अपराधों के लिए एक कर दिया। ठीक, दूसरा, ये तो सबसे बड़ी बात है, नेचुरल जस्टिस। ये जब नहीं होगा तो भाई हर चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है। एक नेचुरल जस्टिस हमने कंसेप्ट सेटअप किया है। नेचुरल जस्टिस का मतलब अगर आप देखोगे ना, हर चीज नेचुरल जस्टिस में आ जाएगी, 70-80% जो भी लॉ में चीजें होती हैं। कहने की बात है, सिर्फ ये 2 शब्द है। अगर आप एक्यूज को नहीं सुनते, वायलेशन हो जाता है नेचुरल जस्टिस का। 24 घंटे में उसे नहीं ले जाते हो तो मजिस्ट्रेट के पास, तो वायलेशन हो जाता है। उसे ज्यादा सजा दे देते हो तो वायलेशन हो जाता है। तो नेचुरल जस्टिस कहने की बात है, इसके अंदर ना ब्रह्मांड आ जाता है। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं। तीसरा, एक हमने स्पीडी प्रोसेस कर दी, स्पीडी ट्रायल कर दिए। निर्भया वगैरह की कोशिश तो पहले भी थी, लेकिन 2013 में जब निर्भया कांड वगैरह हुए, ठीक, तो उसके बाद बार बार अमेंड हुई सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ। ठीक, और उससे हमारी कोशिश क्या है कि जल्दी से जल्दी अब फैसला आए। तो जो ट्रायल पहले सालों साल लेते थे, आज की डेट में जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका कॉन्स्टिट्यूशन से भी ये इंटरलिंक करता है कि जो जुडिशरी है वो एक अलग ऑर्गन है। 3 ऑर्गन होते हैं बेसिकली, जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया। जुडिशरी का मतलब जजेस हो गए, ये पार्लियामेंट हो गई, ये आपका पुलिस एंड ऑल हो गया। ये सब अलग अलग है, सेपरेशन है इनके बीच में, कोई एक दूसरे के अगेंस्ट इन घुस नहीं सकता, सब चीजें अलग है। एक हमने इंडिपेंडेंट बॉडी बना रखी है जुडिशरी की। तो ये कुछ पर्पस है बेसिकली, 3-4 मैं आपको बात बोलूं। और अगर मैं आपको अगर एक लाइन में पूछूं कि इन्वेस्टिगेशन, ये तो प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है, तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस सिर्फ एक ही है, एविडेंस कलेक्ट करना। देखो, 3 स्टेजेस होती हैं। अगर मैं बात करूं बेसिकली, अगर आपका क्राइम हुआ क्रिमिनल लॉ में 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी, इंक्वायरी के बाद ट्रायल होगा। ठीक, ट्रायल जब खत्म होगा तो जजमेंट आएगी। अब जजमेंट में क्या होगा, या तो उसे छोड़ दिया जाएगा या उसे कन्विक्शन हो जाएगी। और इसके बाद अगर आपको करनी है जाके आप अपील कर सकते हो। ठीक, अब
मेरे को इधर उधर की बातें नहीं करनी, बस मेरे को इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल की बात कर रहा हूँ इस समय। ठीक। बेसिकली ये 3 स्टेजेस होती हैं। यूपी में आपका ये क्वेश्चन भी था इन्हीं तीनों में कि इंक्वायरी इज द सेकंड स्टेज, ट्रायल इज द थर्ड स्टेज, ऐसे करके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना था। तो ये चीज याद रखना, पहली स्टेज क्या है? इन्वेस्टिगेशन। दूसरी स्टेज क्या है? इंक्वायरी। तीसरी स्टेज क्या है? ट्रायल। और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर, कोई भी नहीं करता इसके अलावा। प्रीलिम्स के क्वेश्चन है ये छोटे छोटे। ठीक। इसका पर्पस क्या है? साक्ष्य को इकट्ठा करना। सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है इसका, साक्ष्य को इकट्ठा करना, जिससे ट्रायल में उसको सजा हो जाए। यही तो पर्पस है। ए ने मर्डर किया बी का, पुलिस आई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन कर रही है का मतलब क्या हो गया? उसके अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठे कर रही है, और एविडेंस इकट्ठे करके क्या होगा? उसे सजा होगी। सजा कहां दी जाएगी? ट्रायल में। और ये जो एविडेंस इकट्ठे करती है पुलिस, यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पे पुलिस अपना 100% दे देना तो क्या ही बोलूं। लेकिन कभी कभी पुलिस ऑफिसर्स को लॉ नहीं पता होते, कभी कभी वो गलती कर देते हैं, कभी कभी चीजें डिले कर देते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम पुलिस की भी ट्रेनिंग हो रही है, जिससे उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनके प्रोसीजर, उनके पुलिस एक्ट्स वगैरह अमेंड किए जा रहे हैं कि चीजें सही हो। ठीक। अब देखो, एक्यूज है और इधर सोसाइटी है, हम बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। अब ये भी तो हो सकता है एक्यूज के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया हो किसी ने। ये भी तो हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं होता, कोर्ट में होता ही है, आप लोगों को भी पता है झूठे आरोप लगते हैं। ठीक। और हो सकता है सच में एक्यूज ने सजा की हो। एक्यूज के पास आप कॉन्स्टिट्यूशन का देखोगे, आर्टिकल 21 ऑलवेज है। और सिंपल सी चीज, राइट टू बेल है। इसके भी बहुत अपने राइट्स होते हैं। राइट टू बेल हो गया, राइट टू मेडिकल एग्जामिन हो गया। उसको मेडिकली एग्जामिन भी तो करोगे आप, उसके साथ कहीं थर्ड डिग्री नहीं हो रही, ऐसी बहुत राइट है उसके। तो बेसिकली आप आर्टिकल 21 में देखोगे ना, हर चीज फॉल कर जाएगी एक्यूज के फेवर में। जो उसके बेनिफिट के लिए बोल लो या उसको बचाने के लिए, हो सकता है ना पुलिस उसके साथ थर्ड डिग्री कर रही हो। और थर्ड डिग्री कर रही है तो थर्ड डिग्री का मतलब क्या हो गया? आर्टिकल 21 का वायलेशन। क्यों? क्योंकि एक्यूज का आर्टिकल 21 तो उसके साथ रहेगा। ठीक है, उसने सजा की, उसने अपराध किया, तो आप सजा दो ना। आप मार पीट क्यों रहे हो थाने में बंद करके उसे? किसी पर्सन को डिप्राइव थोड़ी ना किया जा सकता उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी के लिए। तो ये चीजें भी हमें चेक करनी है। आर्टिकल 21 एक्यूज का वॉयलेट ना हो। सजा देना एक अलग बात है। ए ने अगर मर्डर किया है, कोर्ट कहता है उसे पनिशमेंट दो, कन्विक्ट करो, 100% करो। लेकिन उसके साथ थर्ड डिग्री तो यूज मत करो। और अगर होती है तो ये किसका वायलेशन हो रहा है? आर्टिकल 21 का। इसलिए अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कौन सा इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्यूज का या सोसाइटी का? दोनों इक्वल है, बैलेंस किया जाएगा और फेवर दिया जाएगा। अगर इस स्टेज में हम देखें तो उसके साथ थर्ड डिग्री का यूज कर रहे हैं पुलिस वाले, तो वो गलत है। आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, उसे हम रोकेंगे, पुलिस वालों को सजा मिलेगी। ठीक। उसके साथ आप मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते हो, फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते हो। लेकिन जब हम ट्रायल में आए तो सारे एविडेंस इसके खिलाफ है। इसने तो बी का खुलेआम मर्डर किया, सीसीटीवी फुटेज है फॉर एग्जांपल। तो अब हम, आपका आर्टिकल 21 तो अलग चीज थी। अब आपने अपराध किया समाज के अगेंस्ट, तो अब आपको जेल जाना पड़ेगा। अब आपको पनिशमेंट होगी ही होगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करोगे, आपने केशवानंद भारती का केस सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वाला।
बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का जो केस था, ठीक, आपका केशवानंद भारती का, वो कब आया था? 1973 में। उसकी जो जजमेंट पास की गई थी 1973 में की गई थी। सीआरपीसी कब आया? 1 अप्रैल 1974। मतलब ये न्यू सीआरपीसी था जो आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले पुरानी सीआरपीसी चलती थी, ठीक। तो सिंपल सी चीज, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी यहाँ पे बात की गई थी केशवानंद भारती केस में, ये सारी चीजें देख के ही, उसको फॉलो करके ही सारे एक्ट्स निकले हैं इसके बाद। तो सीआरपीसी में केशवानंद भारती का पूरा कंसेप्ट अप्लाई करता है। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोसीजर बना दिया। प्रोसीजर हमेशा हैंडमेड जस्टिस होता है, ठीक। हमने एक प्रोसीजर बना दिया जिसका नाम चलो सीआरपीसी दे दिया। अब क्या, ये हमने बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं, 2023 में, 2 फरवरी 2023, 2 मार्च 2023 में। अब क्या है, अब आ गए हम 2027 में। तो 2027 में ये क्या सेम चीज फॉलो करेगी? हो सकता है ना अपराध करने के ढंग बदल गए हो। जैसे जैसे न्यू वर्ल्ड इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे अपराध करने के, अपराधियों के चीजें भी बदलती हैं, ठीक। तो अब इसमें अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये प्रोसीजर फेल हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पहले इलेक्ट्रॉनिक, जब 1974 वगैरह आए थे तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से थोड़ी ना क्राइम होते थे, आज की डेट में होते हैं। तो वो 2000 में अमेंडमेंट करके डाली गई। तो सिंपल सी चीज, 1973 में सीआरपीसी आया, ठीक, लेकिन इसके बाद टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट होती रही। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी जो लॉ होता है वो रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड का मतलब सख्त नहीं होना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट किए जाए। अब मैं बात करूं 1973 में, देखो केशवानंद भारती के केस से सारी चीजें डाल के उसको 1974 में लाया गया, उसके ध्यान रखते हुए। अब 1974 में जब ये आया, तो उसके बाद 1978 में आपका मेनका गांधी का केस आया। मेनका गांधी के केस ने आर्टिकल 21 वगैरह चीजें बहुत चेंज की। उस चीजों को भी सीआरपीसी ने फॉलो किया, ठीक, कि प्रोसीजर जो होना चाहिए फेयर और रिजनेबल होना चाहिए। 2005 में आपका डीके बासु की जजमेंट आई, ठीक। 2013 की मैं बात करूं तो आपका, इवन बीच में 2009 में भी अमेंडमेंट हुआ है। 2013 में निर्भया केसेस के बारे में चीजें हुई, तो स्पीडी ट्रायल के बारे में बात कर दी गई यहाँ पे, तो अमेंडमेंट किया गया। इवन 2018 में अमेंडमेंट्स हुई, और अब अमेंडमेंट होने वाली है। अगर आपने न्यूज वगैरह फॉलो की हो, अमित शाह बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री पूरा क्रिमिनल लॉ को अमेंड करने के लिए। और बहुत सारी चीजें तो इन्हें बहुत पहले ही अमेंड कर देना चाहिए। आईपीसी अगर आप पढ़ोगे ना, वहां पे आईपीसी भी पढ़ लो, इवन एविडेंस भी पढ़ लो, वहां पे 100 जगह लिखा होगा कम से कम किंग एंड क्वीन ऑफ इंग्लैंड। आज तक हमें शर्म आनी चाहिए कि हम ये चीज नहीं हटा पाए। भारत आजाद हो गया लेकिन ये चीजें नहीं हटी। आईपीसी जब आई थी तब तो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने तो किंग एंड क्वीन लिखना था। आप किसी को डेथ पेनल्टी भी दे दो तो वो किंग एंड क्वीन हटा सकता है, माफ कर सकता है। लेकिन जब देश आजाद हो गया, किंग एंड क्वीन तो उनके देश चले गए। तो लेकिन हमारी बुक से ये चीजें नहीं हटी। चलो, एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो है, ठीक, लेकिन अब ये हट जाएंगी बहुत जल्दी। ठीक है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक देखा जाए तो बहुत फर्क पड़ता है, ठीक। तो टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती गई। इवन 2009 में बात करोगे आप, डी के बासु की जजमेंट आई थी, ठीक, बहुत सारी जजमेंट आई हैं। तो ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो 1974 में जो लॉ थी सीआरपीसी, ये टाइम टू टाइम अमेंड होती रही, और अमेंडमेंट होती रही तो ही बेस्ट है। अगर अमेंड नहीं हो रही होती तो आप स्पीडी ट्रायल नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं बोल पाते। जो अरेस्टिंग में पुलिस ने बहुत ज्यादा, अरनेश कुमार की जजमेंट है, डी के बासु की जजमेंट है, जो पुलिस वाले बहुत अत्याचार करते थे एक्यूज के साथ, 3rd डिग्री
देते थे, ठीक, वो चीजें फॉलो नहीं हो पाती। तो सिंपल सा एक फंडा निकल कर यहाँ से ये आता है, एक लाइन का मैं आपको बताऊं कि अमेंडमेंट्स जरूरी होती है, और जो सीआरपीसी है वो एक इवॉल्विंग लॉ है। इवॉल्विंग लॉ का मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे चीजें उसमें एड ऑन होती है, ठीक। और यही सर, आपको अगर मैं बात करूं, कभी आपसे कोई पूछे क्या सीआरपीसी एक रिजिड लॉ है, आंसर इज नो, एक फ्लेक्सिबल लॉ है, ठीक, जो टाइम टू टाइम इवॉल्व करता है अपने आपको। ये सारी थ्योरी मैं आपको अभी लिखवा दूंगा। जो स्टार्टिंग की 1974 की सीआरपीसी था, क्या उसमें कोई बदलाव हुए? बहुत बदलाव हुए, टाइम टू टाइम बदलाव हुए, चीजें एड ऑन हुई, टाइम टू टाइम चीजें एड ऑन हुई हैं। 1978 में अमेंडमेंट हुई, 1997 में हुई, 2005 में हुई, 2006 में हुई, 2009 में हुई, 2013 में हुई, 2018 में हुई। ये अभी ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की बात नहीं है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे, जिस जिसमें जो अमेंडमेंट हुई वो पढ़ेंगे भी, ठीक। लेकिन ये एक बेसिकली जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये इंटरव्यू के लिए कभी कभी चीजें पूछ लेते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जो सीआरपीसी यहाँ थी वो टाइम टू टाइम अमेंड हुई। अमेंड क्यों हुई? कभी कोई आपसे यही पूछ ले क्यों हुई अमेंड। फॉर एग्जांपल 2013 में अमेंड क्यों करना पड़ा? क्योंकि अपराध इतनी, मतलब हमारी जो उस समय की सोच थी उस हिसाब से अपराध अलग लेवल का हो रहा है, और अगर अपराध अलग लेवल का हो रहा है तो हमें प्रोसीजर को भी तो बदलना पड़ेगा, हमें प्रोसीजर को भी बदलना पड़ेगा। इसलिए अमेंडमेंट की जरूरत है नेचुरल जस्टिस के लिए। नेचुरल जस्टिस के लिए ये सारी जरूरत है। 2006 में एक्यूज्ड लोगों को बहुत मारते पीटते थे, उठा के ले जाते थे घर से, ठीक, कोई मेंटेनेंस नहीं होता था, रिकॉर्ड एंट्री नहीं होती थी। किसका वायलेशन हो रहा था? आर्टिकल 21 का, एक्यूज का, ठीक। तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए सिंपल सी बात, गाइडलाइंस निकाली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि स्टेशन में कैमरे होने चाहिए, आप किसी को अरेस्ट करते हो तो आपको गाइडलाइंस प्रॉपर दे रखी है। उस एक्यूज के जब गिरफ्तार किया गया वहां पे मेमो बनेगा, दो पड़ोसियों से साइन किए जाएंगे, आप इतने घंटे में उसके रिश्तेदारों को फोन करोगे, 8 घंटे में, कि वो आपका बेटा हमने गिरफ्तार कर लिया या आपका भाई हमने गिरफ्तार कर लिया, उनको इंफॉर्मेशन दोगे। पुलिस वाला गिरफ्तारी करने जा रहा है तो उसका नाम प्लेट जो है, डेजिग्नेशन, और वो जो अपना बैच नेम होता है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। आप उसके साथ थर्ड डिग्री नहीं करोगे, आप उसे थाने में लाओगे तो मेडिकल एग्जामिन करोगे, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाओगे तो मेडिकल एग्जामिन करोगे। तो प्रॉपर चीजें किसके बेनिफिट के लिए की गई? यहाँ पे एक्यूज के, अमेंडमेंट की गई। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा था, नहीं तो एक्यूज लोगों को तो मार रहे थे बिना फालतू में पुलिस वाले उस समय, ठीक। इसमें 2 लाइनें लिख लो आप, थ्योरी लिख लो आप। केशवानंद भारती केस का निर्णय, केशवानंद भारती केस का निर्णय सन 1973 में आया। तो देखो एक चीज मैं चलो पहले बता दे रहा हूँ, अब थोड़ा मतलब इसमें अपडेट हुआ है आपकी स्क्रीन में ना, देखो ऐसे आ रहा होगा, पहले थोड़ा पुराने बच्चों को भी थोड़ा इशू हो रहे होंगे, अभी अपडेट हुआ है, ठीक। आपकी ये स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ तक तो आपकी स्क्रीन आ रही होगी, ये जो मैं लिख रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड जिसे आप बोल सकते हो, ठीक।
इधर आपका ऐसे बना होगा जिसमें चैट लिखा हुआ है, इधर ये पोल का बना होगा, जो इलेक्शन पोल होते हैं। मैं कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं तो आप स्क्रीन में टच करके अभी आंसर दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपका हैंड बना हुआ है, ठीक। अगर आप अपने हैंड को रेस टच करोगे, ठीक, हैंड को, देखो चैट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हो, लिख कर मुझे बता सकते हो कि दोबारा बता दो या कुछ कर दो, मेरे स्क्रीन में आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। और ये जो हैंड ऑप्शन है, ये अगर आप टच करोगे तो मेरे पास यहाँ पे अलार्म बज जाएगा, मैं उसे यस करूंगा, ठीक। तो जैसे हम फोन पे बातें करते हैं ना, व्हाट्सएप कॉल हो गया या कुछ हो गया, वैसे आप मुझसे यहाँ पे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो कोई चीज अगर समझ ना आए या लॉन्ग कन्वर्जेशन हो या कुछ भी डाउट हो, तो आप यहां से या फिर यहां से इसी लाइव क्लास में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये आपको अभी बता देता हूँ, देखो ये ऐसे अगर आप अपना हैंड करोगे तो मेरे पास ये दो बार आ जाएगा, मैं अलाउ करूंगा तो बात हो सकती है, नहीं तो आप वहां पर कहीं भी हो, कितने भी शोर में हो, यहाँ पर क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होता। चलिए लिख लीजिए, केशवानंद भारती केस का निर्णय सन 1973 में आया तथा इस संहिता की रचना भी 1973 में हुई। मेनका गांधी, मेनका गांधी वाद का निर्णय सन 1978 में आया तथा इस संहिता में प्रथम संशोधन 1978 में ही किया गया। देखो ये दो लाइनों से ना वो सारी जो अमेंडमेंट्स का मतलब था वो आपको मैंने समझा दिया, कि जैसे जैसे केस लॉज आए, जैसे जैसे अमेंडमेंट हुई, इसमें संशोधन होते रहे, अमेंडमेंट होती हुई, क्यों? नेचुरल जस्टिस के लिए। नेक्स्ट लाइन, यह आवश्यक है, यह आवश्यक है कि आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के आवश्यक मापदंड प्रक्रिया की न्यूनतम युक्तियुक्ता का पालन किया जाए। सॉरी, सीआरपीसी के अंतर्गत, सीआरपीसी के अंतर्गत की जाने वाली किसी भी प्रक्रिया को, सीआरपीसी के अंतर्गत की जाने वाली किसी भी प्रक्रिया को मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जाएगा। ऐसी प्रत्येक प्रक्रिया, ऐसी प्रत्येक प्रक्रिया जैसे कि गिरफ्तारी, तलाशी, आरोप, अन्वेषण, विचारण, एक्सेट्रा इत्यादि, सभी प्रक्रिया युक्ति युक्त है, सभी प्रक्रिया युक्ति युक्त है
तथा प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों का अनुपालन करें। ठीक, इसमें इतना ही, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने वाला ज्यादा चीजें थी इसमें। ये कभी आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, मैं बेसिकली बात करूं। ठीक, ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा, बस ये एक पढ़ने से पहले होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा जानना कि कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी का क्या लिंक था, वो आपको बताया। अब आ जाओ आप सेक्शन 482 में। सेक्शन 482 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में क्वेश्चन इसका नहीं बनता। हाँ जी नजीर, आपसे गलती से दब गया है या आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से गलती से आपसे प्रेस हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो या फिर बता भी सकते हो। ठीक, सेक्शन 482 जो है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में आप प्रैक्टिस वगैरह करो या इवन जज बन जाओ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एज वेल एज इसका जो मेन है ना, एफआईआर होगी, 482 का इम्पैक्ट है। हम सेक्शन 156 पढ़ रहे हैं, 156(3), 482 काम वहां पे अप्लाई कर रहा है। हर जगह हर प्रोविजन में मैक्सिमम 482 आएगा। और 482 ना, ध्यान से पढ़ना, इसमें बस एक ही चीज है जो समझने वाली है, वो मैं बाद में बात करूंगा। ठीक, अभी पहले पढ़ते हैं। सेक्शन 482 आपका इनहेरेंट पावर है। ठीक, अगर मैं बात करूं यहीं पे देखो, सिविल में इनहेरेंट पावर क्या, सेक्शन 151 सीपीसी इनहेरेंट पावर। ठीक, सबसे पहले अगर इसके हम देखो इसेंशियल्स पढ़ते हैं, जो हमें याद भी करने पड़ते हैं। ठीक, एक मिनट देना मेरे को बस। आप अगर सेक्शन 482 देखोगे ना, बेयर एक्ट में, ठीक, तो उसमें से सिर्फ तीन चीजें निकल कर आती हैं। तीन चार चीजें मैं अगर बेसिकली बात करूं, पहला, उसमें ना नथिंग वर्ड यूज किया गया। दूसरा, इनहेरेंट पावर किसके पास है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर स्क्रीन दिख रही होगी आपका, या तो इंटरनेट स्लो चल रहा होगा। मैं दोबारा करता हूं एक बार। स्क्रीन तो सबको दिख रही है, सच किसी का अभी तक कुछ इशू नहीं आया। स्क्रीन तो मतलब मेरा अल्टरनेटिव होगा उसमें भी। अब ठीक है, ठीक है। वो आपका मे भी हो सकता है नेटवर्क इशू के चक्कर से थोड़ा इशू बन रहा हो। ठीक, देखो, ठीक है, ठीक है। ठीक, यहां पर ना 482 में नथिंग वर्ड यूज किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये इंटरव्यू में बनता है, पूछते हैं। दूसरी चीज, इनहेरेंट पावर है किसके पास सीआरपीसी में? सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास। यहीं पे अभी मैं आपको सिविल से कनेक्ट करता हूं। सिविल में किसके पास है? सिविल जज के पास। मतलब यहाँ पे निचली अदालत के पास है, लेकिन यहाँ पे तो हाई कोर्ट के पास है। ऐसा क्यों? सिंपल सा सवाल आता है, ऐसा क्यों? सिर्फ उसका एक लाइन में ही है आंसर, जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे सोसाइटी, समाज इन्वॉल्व होता है, इसलिए।
वहां पे बैलेंस होता है दो व्यक्तियों के बीच में, यहां पे बैलेंस होता है अभियुक्त और समाज के अगेंस्ट। जहां समाज आ गया तो कुछ गलती की तो उम्मीद भी नहीं हो सकता है सिविल जज से तो थोड़ी गलती हो जाए, अभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचो, आप अभी काम करना स्टार्ट कर रहे हो और आप 30-40 साल बाद काम कर रहे हो, तो एक्सपीरियंस भी तो बोलता है। तो हाई कोर्ट वालों के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। तो हम ये मानते हैं, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्रिमिनल लॉ में सबसे बड़ा कोर्ट कौन होता है, ये प्री में बहुत बार पूछ लेते हैं। क्रिमिनल लॉ में सबसे बड़ा कोर्ट कौन होता है, सीधे लिख देंगे एडीजे या कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा लिख देंगे हाई कोर्ट, तीसरा लिख देंगे कोर्ट ऑफ वो क्या कहते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट, चौथा लिख देंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होगा, एडीजे नहीं होगा। अब यहाँ पे आप दिमाग अपना ये लगाओगे कि हाई कोर्ट की तो अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है, भारत का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, ये टिक मार दोगे। आंसर इज नो, गलत हो जाएगा। क्रिमिनल लॉ में एज पर सीआरपीसी हाई कोर्ट को सबसे बड़ा कोर्ट बोला गया। ये एक छोटी सी बात है बहुत, और ये गलती होती है, सबसे होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करोगे, सबसे होती है, ठीक। सिर्फ और सिर्फ वहां पर हाई कोर्ट ही इनहेरेंट पावर यूज करेगा। सिर्फ और सिर्फ 482 की जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी वो हाई कोर्ट पे लगाई जाएगी और हाई कोर्ट ही ऑर्डर करेगा। कभी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन नहीं दे सकते, ठीक। अब यहां पे एक और सवाल पूछता है, वाई ओनली हाई कोर्ट, सिर्फ हाई कोर्ट क्यों? वो मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि समाज इन्वॉल्व है, ठीक। अब तीसरी चीज, इसका पर्पस क्या है। तीसरी चीज, इसका पर्पस क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेरक पढ़ेंगे तो इसका पर्पस क्या है। पहला, किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए, किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए। अब समझना, शब्दों का खेल है। लो ना, मैं आपको हमेशा, ये मेरे से आप रहोगे ना मेरे साथ 1 साल, तो मैं कम से कम हर महीने एक बात जरूर बोलूंगा। जो लो है, एक छोटा सा बच्चा है। आपके घर में अगर छोटा सा बच्चा होगा ना, उसके साथ आप खेलो, बड़ा मजा आता है, ट्रस्ट मी। सुबह सुबह आप सो रहे हो, वो आपके आप साथ खेल रहा है, उससे अच्छी दुनिया नहीं है। लेकिन वही बच्चा अगर चिड़चिड़ करने लग गया, रोने लग गया, उससे बुरी चीज नहीं है। तो ये भी वही है, इसे छोटे बच्चे की तरह खेलो, स्टोरी की तरह सुनो, हर चीज समझ आ जाती है, बहुत इजी लगेगा एक टाइम में, ठीक। क्या लिखा है, किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए, इसका मतलब समझना दिमाग में। किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए मतलब आदेश निकल चुका है, उसको इंप्लीमेंट करना है, प्रभाव में लाना है। इसका मतलब क्या हुआ, एक जो ऑर्डर है, आदेश है, वो ऑलरेडी जज ने दे रखा है, लेकिन पुलिस वाले उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। तो दोबारा हम सेक्शन 482 की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, मतलब दोबारा मतलब सॉरी, 482 की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई जा रही है, और हाई कोर्ट आदेश दे रहा है इस ऑर्डर को प्रभाव में लेकर आओ। कोई नया ऑर्डर के लिए बात नहीं कर रहा है, ये ऑर्डर ऑलरेडी निकल चुका है। इस ऑर्डर को अब पुलिस वालों, आप फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं एफआईआर नहीं लिख रहा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 156(3) में, ठीक, आदेश पारित कर दिया कि एफआईआर लिखी जाए, पुलिस वाला फिर भी नहीं लिख रहा, तो आप 482 में जा सकते हो हाई कोर्ट में। तो अब हाई कोर्ट के जजेस बोलेंगे कि एफआईआर लिखो। अगर आपको यहां पे एग्जांपल लिखना है ना समझने के लिए, तो यहां पे लिख लो, हो सकता था पुलिस ऑफिसर एफआईआर नहीं लिख रहा, ठीक, जो कंप्लेनेंट था उसने सेक्शन 156(3) में ऑर्डर पास करवा लिया एफआईआर का, पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दिया गया कि एफआईआर लिखो, लेकिन पुलिस ऑफिसर फिर भी नहीं लिख रहा। फिर वो लोग 482 में चले गए, सीआरपीसी में, ठीक। तो ये जो ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है, ये वाला कि पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखे, वही ऑर्डर सेम पास हो रहा है। 482 का सबसे पहला पर्पस। अभी तो 482 में बहुत ऐसी चीजें हैं जो मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग मिस कर जाते हैं। सेकंड, न्यायालय न्यायालय की कार्रवाई
एक मिनट, ठीक, का कोई दुरुपयोग ना हो, सिंपल सी चीज, ठीक, कोई भी चीज का दुरुपयोग ना हो, अब्यूज ना हो प्रोसेस का। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, FIR है, सेम FIR हल्द्वानी में लिख दी गई, सेम FIR रुद्रपुर में लिख दी गई, या सेम FIR किसी एक थाने में लिख दी गई, दूसरे में भी लिख दी गई, पुलिस ऑफिसर तो बेचारे दोनों काम में लग जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने। तो ये प्रोसेस का अब्यूज ही तो हो रहा है, दुरुपयोग तो हो रहा है। तो इस चीज को रोकने के लिए, ठीक, ये दो जो की गई है इनको किसी एक थाने में डाल दिया जाएगा। तीसरा, तीसरा सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा ऑर्डर जो नेसेसरी हो जस्टिस के लिए, कोई भी ऑर्डर जो नेसेसरी हो जस्टिस के लिए, वो पारित करना। यहां पे तो दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं। सिंपल सी बात, कोई भी ऐसा ऑर्डर जो जस्टिस के लिए नेसेसरी हो। तो तीन पर्पस है बेसिकली, मैं बात करूं 482 का पर्पस क्या है, सिर्फ तीन चीजें। ये जो एग्जाम्पल लिखे है ना, इसे लिख लेना वरना भूल जाते हैं, और एग्जाम्पल देखोगे तुरंत याद आ जाएगा, ठीक। अब यहां पे ही खत्म नहीं होता हमारा 482, अभी तो वैसे तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, सही बताऊं तो। मैंने अभी आपको बोला शब्द नथिंग, नथिंग यूज हुआ है, ठीक, सॉरी, नथिंग जो होता है ना, एक सेविंग क्लोज है। नथिंग जो है एक सेविंग क्लोज है। ये क्या करता है, किसी चीज को रोक देता है, उस पर बार लगा देता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ पे नथिंग क्यों लिखा है, नॉट विद स्टैंडिंग क्यों नहीं लिखा, नॉट विद स्टैंडिंग क्यों नहीं लिखा। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, ये सेविंग क्लोज है, ये क्या कर देता है, रोक लगा देता है किसी के सामने। लेकिन ये जो है ना, दो चीजें हैं, तो उसको ऊपर बढ़ा देता है, सिंपल सी चीज ओवरराइड कर देता है। अब समझना, जो समझने की बात है, इन दोनों का मतलब समझ गया, दोबारा रिपीट कर देता हूं, नथिंग क्या है, सेविंग क्लोज है, ठीक, वो बार लगा देता है, रोक देता है किसी चीज को। नॉट विद स्टैंडिंग क्या है, कोई दो चीजें हैं, पहली दूसरी, ठीक, अगर नॉट विद स्टैंडिंग इसके सामने लगा दिया तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा देगा और इसको वैल्यू ज्यादा देगा, ये नीचे हो जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा, ठीक। अब समझना यहाँ पे नथिंग क्यों लिखा गया है, उसका मतलब समझना। CRPC किसने ड्राफ्ट की, पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेशन बोलते हैं, ठीक। CRPC में प्रावधान है, बनाए गए हैं, किसने ड्राफ्ट की, हम सिंपल सी बात में अगर समझे तो इसका हर एक जो प्रोविजन है, पूरी CRPC वो पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट ने अपना विवेक का इस्तेमाल किया और ये बनाया, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बोलता है कि लेजिस्लेटिव एक अलग ऑर्गन है, जुडिशरी एक अलग ऑर्गन है, दोनों सेपरेट है और दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। हाई कोर्ट सेक्शन 482 क्या हुआ, जुडिशरी का भाग हुआ। सेक्शन 482 में हम किसके पास जा रहे हैं, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास कर रहा है, जो ऑर्डर पास किया जा रहा है वो कौन ऑर्डर पास कर रहा है, जुडिशरी पास कर रही है। अब इंटरलिंक करो, CRPC किसने बनाई, लेजिस्लेशन ने। 482 कौन पास कर रहा है ऑर्डर, जुडिशरी। संविधान हमारा क्या कहता है, ये दोनों अलग ऑर्गन है और दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, समझना, ठीक। अब सिंपल सी चीज, अगर सेक्शन 482 में नॉट विद स्टैंडिंग शब्द लिखा होता,
सेक्शन 482 में नॉट विद स्टैंडिंग शब्द लिखा होता तो उसका मतलब समझते हो क्या होता? उसका मतलब सिंपल सी एक चीज होती कि सेक्शन 482 में जो ऑर्डर पास हुआ वो सीआरपीसी के जो दूसरे प्रावधान है उनको नीचे कर दे रहा है और ये ऊपर आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाता? जुडिशरी ओवरराइड कर रही है किसको? पार्लियामेंट को। और अगर ऐसा होता तो किसका वायलेशन हो जाता? उल्लंघन हो जाता कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ रहे हो जो समझा रहा हूं? नहीं समझ रहे हो मेरे से 4 बार पूछ लो, कोई इशू नहीं है। बार बार पूछ लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको समझ आना चाहिए, सबसे बड़ा ये इशू है। आपको समझ नहीं आएगा, पेपर खराब होगा, कोई फायदा नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक? सेक्शन 482 में अगर नॉट विद स्टैंडिंग शब्द लिखा होता, हाई कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता, ठीक? वो ऑर्डर जो पास किया गया होता ना, वो सीआरपीसी के प्रावधान को ओवरराइड कर जाता, ठीक? उसका मतलब क्या हो जाता है कि जुडिशरी ओवरराइड कर रही है पार्लियामेंट को। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? ये ओवरराइड नहीं कर सकते, दोनों इक्वल फुटेज में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो जाता, उल्लंघन हो जाता कॉन्स्टिट्यूशन का। इसी को, इस चीज को रोकने के लिए नथिंग शब्द यूज हुआ। ये होता है माइंड जो आपको अब से यूज करना है। सोचो जब ये सीआरपीसी बनाई होगी 1973 में, तब उन्होंने इतना दिमाग लगाया होगा। अब तो 2023 आ गया, तो आपको भी माइंड अपना यूज करना पड़ेगा। ये एक शब्द, मतलब कोई भी हम लिखते हैं, लॉ यही है, मैं सच्चाई बता रहा हूं, लॉ यही है। आपका एक शब्द डिजास्टर बन सकता है और एक शब्द चीजें बिल्कुल बदल सकता है। अगर यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग शब्द लिख दिया जाता तो वो डिजास्टर हो जाता, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाता, बहुत बवाल हो जाते, बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल केशवानंद भारती का जो ओरिजिन हुआ था ना, वो केशवानंद भारती से नहीं हुआ था। पहले बहुत सारे केसेस थे, 7-8। वो बहुत डिजास्टर थे अपने आप में, सरकार लूट रही थी लोगों को, केशवानंद भारती ने बचाया, ठीक? अब देखो, एक मैक्सिम है, इसमें एक मैक्सिम है, ठीक? मैगजीन्स अभी तक आपने शायद पढ़ी ना हो, लेकिन अब हमें लिखनी पड़ेंगी, ठीक? क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड नॉन लिक्विड मैगजीन क्या है? नॉन लिक्विड, जिसका मतलब क्या है? जहां विधि साइलेंट हो, लॉ इज साइलेंट, इसका मतलब ये है। अब देखो, एक चीज समझना, इस मैगजीन का मतलब क्या है? ये सीआरपीसी में, ठीक, प्रावधान है, सीआरपीसी में प्रावधान है, ठीक, पूरे में। तो जब वो प्रावधान पार्लियामेंट ने बनाए हैं, तो हम उसके अगेंस्ट 482 में एप्लीकेशन क्यों लगा रहे हैं? जब पार्लियामेंट ने एक चीज बना दी है तो हम जुडिशरी के पास क्यों जा रहे हैं? ठीक है, जाएंगे तो अपील में जाएंगे, दूसरी चीजों में जाएंगे, प्रोसीजर में क्यों जा रहे हैं? तो सिंपल सा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैंने आपको जो बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शन 482 की एप्लीकेशन पता है कब लगेगी? जब लॉ साइलेंट हो किसी बात पे। जब लॉ साइलेंट है तभी सेक्शन 482 की एप्लीकेशन लगती है। लगाने को तो वकील कभी भी लगाते, देखो उनको तो फीस मिलेगी, वो लगा देंगे। लेकिन 482 की जब एप्लीकेशन हाई कोर्ट जजेस के पास आती है ना, वो सबसे पहले क्या देखते हैं? किस टॉपिक में लगी है, क्या वो टॉपिक सीआरपीसी में है। अब देखो क्या होता है ना, एक होता है एक्सप्रेस प्रोविजन जो लिखित है, लेकिन एक होता है इम्प्लाइड प्रोविजन। जैसे सेक्शन 1, 2, 3, 4, 184 तक सब लिखित में आपके सीआरपीसी में, लेकिन उसका कुछ मीनिंग इम्प्लाइड भी होता है। तो अगर ये दोनों है,
तो 482 की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाएगी, उसी में कैंसिल कर दी जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर ये दोनों चीजें, मतलब सिंपल सी चीज, सीआरपीसी साइलेंट है, सीआरपीसी उस टॉपिक में साइलेंट है, तो सेक्शन 482 की सुनवाई होगी, और अगर जरूरी हुआ तो ऑर्डर पास किया जाएगा, तो ऑर्डर पास किया जाएगा। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, ए पुलिस ऑफिसर के पास गया, एफआईआर लिखो, एफआईआर कहां दे रखी है, सेक्शन 154 सीआरपीसी में, ठीक। पुलिस ऑफिसर उसे मना कर दे रहा है, एफआईआर नहीं लिख रहा। अगर मैं इस टॉपिक में बात करूं अभी, ठीक, कि ए को एफआईआर लिखवानी है, ए पुलिस स्टेशन जाता ही नहीं है, सीधे हाई कोर्ट चला जा रहा है 482 में। 482 में क्या देखा जाएगा, सबसे पहले ए का जो टॉपिक है, क्या वो सीआरपीसी में लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है 154 में, तो वो एंटरटेन भी नहीं करेंगे। उसे बस इतना डांट के बता दिया जाएगा कि भैया डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाओ, तुम हाईकोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस ऑफिसर उसकी एफआईआर नहीं लिख रहा, पुलिस ऑफिसर उसकी एफआईआर नहीं लिख रहा, अब क्या करें, ठीक। तो अभी भी ना सेक्शन 156(3) हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास इंप्लाइड पावर होती है, इनहेरेंट पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, ये इंप्लाइड पावर है। इसके पास पावर होती है कि वो एफआईआर का ऑर्डर के लिखने के लिए पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर पास कर सकती है, ये ऑर्डर एफआईआर का पास कर देते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर फिर नहीं लिख रहा। वो इंसान खुद गया विक्टिम, पुलिस ऑफिसर मना कर दे रहा है, पैसे ले लिए उसने, फॉर एग्जांपल सपोज कर लो, कोर्ट से भी उसने ऑर्डर ले लिया, निचली अदालत से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, फिर भी वो नहीं लिख रहा। क्या इसका आगे सीआरपीसी में कहीं भी लिखा हुआ है कि कैसे काम किया जाएगा, एफआईआर कैसे लिखवाई जाएगी? ठीक है, अगर आपने किसी ने पढ़ रखा होगा तो वो सेक्शन 200 बोल देगा, मैं कहता हूँ ठीक है, सेक्शन 200 में भी चला गया वो कंप्लेंट करने मजिस्ट्रेट के सामने, उसको अभी साइड कर दो, इस पे मत जाओ। क्या इसके अलावा कहीं भी कुछ लिखा हुआ है? तो आंसर इज नो। सीआरपीसी साइलेंट हो गई इस टॉपिक में। अब सीआरपीसी जब साइलेंट हो गई, तो आप सेक्शन 482 की एप्लीकेशन लगा सकते हो। जब हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगाओगे, तो हाई कोर्ट क्या देखेगा, वो खुद गया एफआईआर लिखवाने, पुलिस ऑफिसर ने मना कर दिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से 156(3) का ऑर्डर ले लिया, तो भी पुलिस ऑफिसर नहीं फॉलो कर रहा है, तो अब हाई कोर्ट 482 की पावर का यूज करेगा। अब 482 की पावर यूज की जाएगी, ठीक। तो सिंपल सी बात, सेक्शन 482 का यूज कब होगा, जहां पे लॉ साइलेंट होगा। आप हर टॉपिक में जाके एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हो, आप उसी टॉपिक में जाके एप्लीकेशन लगाओगे, उसी इश्यू में जाके एप्लीकेशन लगाओगे जो सीआरपीसी में साइलेंट हो, और ये सेम चीज सीपीसी में भी फॉलो करती है। दूसरी चीज, पावर किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास। क्यों? क्योंकि यहां पे सोसाइटी इन्वॉल्व है, यहां पे सोसाइटी इन्वॉल्व है। सिविल में सिविल जज के पास है, क्यों, वहां पे दो व्यक्ति हैं जिनके बीच में बैलेंस किया जा रहा है, जिनके हितों का, लेकिन यहां पे समाज और एक्यूज्ड है, ठीक। नथिंग वर्ड यूज किया गया, नथिंग वर्ड यूज क्यों किया गया, आपको बता दिया कि पार्लियामेंट और जुडिशरी का वरना कंफ्लिक्ट हो जाता, और कंफ्लिक्ट क्या ले जाता, कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन को कर देता। तो इसलिए उन चीजों को रोकने के लिए और इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए, देखो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, जहां पे वो साइलेंट है वहां पे कौन हेल्प कर रहा है, उनकी जुडिशरी। लेकिन जहां पे उन्होंने लॉ बना दिया वहां पे उन्हीं का लॉ चलेगा, प्रोसीजर। जहां पे वो बनाना भूल गए या रह गया, वहां पे सेक्शन 482 में आप जुडिशरी के पास जा रहे हो, और जुडिशरी आपकी मदद कर रहा है। तो दोनों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।
और इसका पर्पस क्या है 482 का? 482 का पर्पस क्या है? किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए ऑलरेडी एक ऑर्डर पास किया गया है, ठीक, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, उसे फॉलो करने के लिए। दूसरा, न्यायालय की कार्रवाई का दुरुपयोग रोकने के लिए, कोई भी दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है, उसको रोकने के लिए आप दो दो केस एक ही इंसान पे डाल दे रहे हो, एक हल्द्वानी में एक रुद्रपुर में, पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन में जाके मारपीट का मुकदमा रखवा दे रहे हो, तो टाइम वेस्ट होगा ना सबका, कोर्ट का भी, पुलिस ऑफिसर का भी, जुडिशरी का भी। तो उसको रोकने के लिए। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, न्यायालय के उद्देश्यों को, जो जरूरी है न्याय के लिए, जो उद्देश्य जरूरी है उनको पारित करने के लिए। सिंपल सी चीज। तो ये तीन चीजें हैं, इसमें थ्योरी लिख लो थोड़ी सी। इसमें थ्योरी लिख लीजिए फटाफट से। धारा 482 के धारा 482 के अंतिम भाग में, ये देखो मेंस में नहीं आता, मैं सच्ची बता रहा हूं, लेकिन ये जो अभी हमने पढ़ा है ना, ये सारा आगे फॉलो करेगा, चाहे एफआईआर आप पढ़ो चाहे कुछ पढ़ो, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जज बन जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मत सोचना अभी हमने तैयारी करना चालू की है या हम अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, 7-8 महीने से बन नहीं पाएंगे, तो वो आपकी गलत सोच है, सोचोगे तभी बनोगे। सेक्शन 482 के अंतिम भाग में यह परिस्थितियां दी गई हैं कि जिनके यह परिस्थितियां दी गई हैं जिनके अंतर्गत या जिन उद्देश्यों के लिए जिनके अंतर्गत या जिन उद्देश्यों के लिए यह आदेश आवश्यक होगा। यह आदेश सीआरपीसी के प्रावधानों के यह आदेश सीआरपीसी के प्रावधानों के संपूरक के रूप में पारित किए जाएंगे। प्रथम दोनों आधार विशिष्ट आधार है, जो आपके तीन पर्पस है ना, पहला दूसरा तीसरा, बेरेक्ट में भी दे रखे होंगे, तो ये इन दोनों की बात की गई है। ये लिख लेना, लिखने हो तो पूरे, मैं थोड़ा शॉर्ट में करके लिखवा दे रहा हूँ, नहीं तो मैं लिखूं किसी आदेश के प्रभावी किए जाने या फिर दूसरी लाइन, तो वो आपको पता ही है, बेरेक्ट से देख ही लेना। प्रथम दोनों आधार विशिष्ट आधार है, जिनके अंतर्गत पहले से ही कोई आदेश पारित किया जा चुका है एवं उस आदेश को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। जिसका प्रावधान सीआरपीसी में नहीं है। लॉ इज साइलेंट, आपकी मैक्सिम अप्लाई हो रही है, देखो जो हमने नॉन लिक्विड लिखी है, एक दो जगह ये पूछी हुई है, नॉन लिक्विड कौन सी धारा से संबंधित है, और नॉन लिक्विड आपका मतलब क्या होता है, ठीक। जिसका प्रावधान सीआरपीसी में नहीं है। मतलब ये जो 1 2 3 है, उपरोक्त लिखवा दे रहा हूं इन्हें मैं। उपरोक्त के अलावा अन्यथा ऐसी परिस्थिति हो
जिनमें मामले के तथ्य के अनुसार न्याय के हित में किसी आदेश को पारित किए जाने की आवश्यकता है, वह धारा 482 में हाईकोर्ट आदेश पारित कर सकता है। अब दो मैगजीन इसमें और हैं, वो तीसरी तो कभी भी याद नहीं होती, लिख लो फिर भी। दूसरी एक्स डेबिशियो जस्टिशिया, इसका मतलब होता है न्याय के हित में। एक्स डेबिशियो जस्टिशिया, न्याय के हित में। तीसरी मैगजीन बहुत बड़ी है, लिखवा दे रहा हूं, लिख लेना, याद तो होगी नहीं, कोशिश भी मत करना। क्वेल्डो लैक्स क्वेल्डो लैक्स एलिक्विड, ये मैगजीन लेटिन मैगजीन्स होती हैं। एलिस्वी कॉन्क्वेडिक्ट कॉमिडेर बिट एट इड सिनेक्यो। देखो ये इतनी बड़ी है, याद नहीं होगी, नहीं होती, क्योंकि ये लैंग्वेज आपसे अभी भी खत्म नहीं हुई है। ठीक, रेसिप्सी इट्से नॉन पोटेस्ट, मैं लिखवा दे रहा हूं कि ठीक है, नोटबुक में लिखी होनी चाहिए, इसका मतलब लिख लीजिए, मतलब समझ लेना बस। अगर आपको ये देखो मैगजीन याद नहीं हो रही तो ठीक है, ये छोटी है, ये तो करने की कोशिश करो, तीसरी वाली मत ही करना, होगी नहीं। ठीक, गलत लिखने से बढ़िया मत लिखो, इसका मतलब लिख दो सीधे। जब विधि किसी व्यक्ति को जब विधि किसी व्यक्ति को कोई शक्ति देती है तो जब विधि किसी व्यक्ति को कोई शक्ति देती है तो उसे उस शक्ति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उस शक्ति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्ति भी दी जाती है। एक शक्ति दी, उसको बचाए रखने के लिए एक आवश्यक शक्ति भी दी जाती है। ये आवश्यक शक्ति क्या है? 482 सीआरपीसी। ठीक, इसमें दो तीन केसेस हैं, वो समझ लो। देखो, पहला केस आपका सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2007 सुप्रीम कोर्ट। इसमें मुद्दा क्या था, इशू क्या था? इसमें सिंपल सा इशू था कि पुलिस ऑफिसर जो थे वो एफआईआर नहीं लिखते थे। पुलिस ऑफिसर जो थे, आप एफआईआर लिखवाने के वो नहीं लिख रहे, सामने वालों से उन्होंने पैसे ले लिए, तो वो एफआईआर नहीं लिखते थे। अब वो एफआईआर जब लिख नहीं रहे हैं,
तो अब क्या किया जाए? तो ये बनता है कि 482 में जाओ, एप्लीकेशन दो, आपकी एफआईआर लिख दी जाएगी। ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर आप हर एफआईआर के लिए हाई कोर्ट के पास जाने लग गए तो हाई कोर्ट परेशान हो जाएगी, उनके पास काम ही बहुत हो जाएगा, सुबह से रात तक एफआईआर की कॉपी ही देखते रह जाएंगे, वो यही 482 की एप्लीकेशन एंटरटेन करेंगे। तो उन्होंने बोला कि सेक्शन 156(3) में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेबल केसेस में ही एफआईआर लिखी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। 156(3) में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। आप फॉर एग्जांपल ए पुलिस स्टेशन या एफआईआर नहीं लिखी, ठीक, तो आप अब सबसे पहले 156(3) की एप्लीकेशन लगा सकते हो, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 156(3) पावर देती है कि वो ऑर्डर पास कर दे एफआईआर लिखने का। ठीक। और अगर एफआईआर लिखी गई है, पुलिस ऑफिसर अब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तो उसका भी, दोनों चीजों का। तो 156(3) में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है, पहला, पुलिस ऑफिसर को बोल सकता है एफआईआर लिखो, और अगर एफआईआर लिखी गई है, पुलिस ऑफिसर जानबूझ के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तो उसका भी। और अगर फिर भी नहीं करता तो आप 482 में तो ऑलरेडी जाओगे ही जाओगे। ठीक। और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है, तभी मैं लिखवा रहा हूं। 2 जजेस की बेंच थी और मार्कंडे काटजू ने जजमेंट दी थी, इसलिए और इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसके बाद एक केस आता है धर्मेश भाई वासुदेव भाई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2009 सुप्रीम कोर्ट। ये भी 2 जजेस का केस था। इसमें बात बोली गई, पहली चीज, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके पास इनहेरेंट पावर नहीं है, उनके पास इनहेरेंट पावर नहीं है। इनहेरेंट पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ 482 में हाई कोर्ट के पास। दूसरी चीज, इन्होंने बोली गई, अभी जो हमने केस पढ़ा उसमें क्या हो रहा है, सेक्शन 156(3) में सीआरपीसी पावर दे रहा है, सीआरपीसी पावर दे रहा है। ठीक। सीआरपीसी पावर दे रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऑर्डर पास करने की। ऑर्डर किस लिए? एफआईआर लिखवाने के लिए, या अगर एफआईआर लिखी गई है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी। ठीक। या तो एफआईआर लिखने के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो मेन इशू था ना वो अब आया है। फॉर एग्जाम्पल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 156 का ऑर्डर, 3 का ऑर्डर पास कर दिया है। अब इस ऑर्डर को वापस लेना है, ये जो ऑर्डर पास किया गया है इस ऑर्डर को वापस लेना है, तो वापस कौन लेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट धारा 156(3) में इस ऑर्डर को वापस ले सकता है, या फिर हाई कोर्ट ही वापस लेगा सेक्शन 482 में। तो ये जब इस केस में आया इशू कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर देता है 156(3) का, तो वो ऑर्डर वापस कौन लेगा? क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है वो 156(3) में ही अपना दिया हुआ ऑर्डर वापस ले ले? तो इस केस में ये स्पेसिफिक कर दिया, आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ वापस लिया जाएगा धारा 482 के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। उस ऑर्डर को वापस अगर लेना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका हाई कोर्ट कर सकता है, और कोई भी नहीं कर सकता।
अब देखो इसका एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, ठीक। 482 से रिलेटेड है इसलिए हम बोलते हैं। आपके उत्तराखंड में या कुछ टाइम पहले यूपी में भी, दोनों कुछ साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक, एंटीसिपेटरी बेल लागू नहीं होती थी। सेक्शन 438 सीआरपीसी, एंटीसिपेटरी बेल कहां मिलेगा आपको? 438 सीआरपीसी। किसके पास पावर होती है? सिर्फ हाई कोर्ट के पास या कोर्ट ऑफ सेशन के पास बेल देने की, ठीक। ये पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में ये। तो हमारे उत्तराखंड और यूपी में ये सेक्शन लागू नहीं किया जाता था, ये सेक्शन लागू नहीं किया जाता था। तो ये जब एंटीसिपेटरी बेल लागू ही नहीं होती थी, अब लागू है आज की डेट में, ठीक, लेकिन जब ये लागू नहीं होती थी तब क्या होता था? तो मतलब हाई कोर्ट के साथ में एप्लीकेशन लगाई जाती थी, सेक्शन 482 की एप्लीकेशन लगती थी, क्योंकि ये चीज लागू ही नहीं है तो एक तरीके का मतलब साइलेंट हो गया ना लोग। तो क्या किया जाता था? 482 की एप्लीकेशन लगाई जाती थी। अब 482 की एप्लीकेशन लगाई जाती थी तो हाई कोर्ट दो ऑर्डर पास करता था। पहला, स्टे ऑफ अरेस्ट, उसकी अरेस्ट में स्टे कर देना। दूसरा, उसको सेम डे बेल दे देते थे, पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया, उसे बेल दे दी। और जो ज्यादा कॉमन था ये सेम डे बेल था। स्टे ऑफ अरेस्ट मतलब मान लो आप 50 में एक में लागू किया जाता था, ऑर्डर पास किया जाता था, बाकी 49 में सेम डे बेल अरेस्ट किया जाता था, ठीक। वो कोर्ट में ही, हाई कोर्ट में ही सरेंडर कर देता था और वहीं पे उसे बेल मिल जाती थी। कब? जब एंटीसिपेटरी बेल लागू नहीं थी यूपी में और हाई कोर्ट में। तो ये हम सेक्शन 482 अल्टरनेटिव लेके चलते थे। जहां पे लॉ साइलेंट है वहां पे काम करेगा इनहेरेंट पावर। लेकिन आज की डेट में एंटीसिपेटरी बेल लागू हो चुकी है उत्तराखंड में भी और यूपी में भी। तो अब 482 की एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। अब ये जो कंसेप्ट आपको मैंने अभी बताया, स्टे ऑफ अरेस्ट और सेम डे बेल का, ये नहीं होगा। क्यों? अब लॉ साइलेंट नहीं रहा, आपका सेक्शन 482 खत्म होता है। हाँ, सेक्शन बता डायरेक्ट में पहले पढ़ लेना, सेक्शन 6, सेक्शन 28, ठीक, सेक्शन 6, सेक्शन 28, 29, 27, सेक्शन 26। आपको ये लिखवाई रखे हैं, वही सीक्वेंस से ही हम लोग चल रहे हैं। 323, 209, ठीक, ये वाले सारे सेक्शन जो आपको लिखवा रखे होंगे, ये एक बार आप कल बेयरक से रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक। और साइड बाय साइड उत्तराखंड पढ़ते रहो, टाइम नहीं है, ये तो आप पढ़ ही रहे हो। उत्तराखंड देखो, ये भी चीज वहां पर सारी काम आने वाली है, ठीक।